हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका biology.com में। आज हम चारगाफ का नियम पढ़ने वाले हैं। चारगाफ का नियम देखो, यहाँ जो हमने डीएनए अब तक पढ़ा वो डीएनए की संरचना कुछ ऐसे डबल हेलिक्स की होती है और कुंडलितीय डबल 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है और कुंडलित होता है। लेकिन समझने के लिए हमने अभी फ़िलहाल इसे हमने सीधे फॉर्म में बना लिया। हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जो एडेनिन होता है वो थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और जो ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध बनाता है। यानी कि एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ बंध बनाता है और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ बंध बनाएगा। इसी का अपोजिट भी कर सकते हैं, अगर थाइमीन होगा तो वो एडेनिन के साथ, अगर साइटोसिन होगा तो वो ग्वानिन के साथ बंध बनाएगा। और बंध कौन सा है? हाइड्रोजन बंध। इन्हीं को समझाने के लिए, इन्हीं को व्याख्या करने के लिए चारगाफ ने जो है वो एक नियम प्रस्तुत किया था। चारगाफ, इरविन चारगाफ जो थे, इन्होंने सन 1950 में यह नियम प्रस्तुत किया। तो ये जो नियम है, चारगाफ्स रूल जो है, वो सन 1950 में इरविन चारगाफ ने प्रस्तुत किया था पहली बार। चारगाफ ने इससे संबंधित 2 नियम प्रस्तुत किए। पहले हम नियम डिस्कस कर लेते हैं, फिर वो क्या है उसको भी हम डिटेल से समझते हैं। चारगाफ ने जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए से संबंधित 2 नियम प्रस्तुत किए। पहला कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है, उस डीएनए में, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एडेनिन की संख्या थाइमीन के बराबर होती है। ये बराबर का चिन्ह है अभी, वैसे ए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड वाला नहीं है, यह ध्यान रखना। एडेनिन की संख्या या एडेनिन का जो परसेंटेज है वो थाइमीन के परसेंटेज के बराबर होता है और इसी तरह ग्वानिन जो है वो भी साइटोसिन के बराबर होता है। ये पहला नियम है, बहुत आसान है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि ये जो चारगाफ नियम है केवल और केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर ही लागू होता है। यानी कि इस तरह 2 स्ट्रैंड होने ज़रूरी है। अगर डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है तो उस पर ये नियम लागू नहीं होता है, ध्यान रखना। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है, उस डीएनए पर एडेनिन की संख्या थाइमीन के बराबर होती है और ग्वानिन की संख्या साइटोसिन के बराबर होती है। या ऐसे कह सकते हैं, इसका मोलर कंसंट्रेशन जो है एडेनिन का वो थाइमीन के बराबर होता है, ग्वानिन का मोलर कंसंट्रेशन जो है वो साइटोसिन के बराबर होता है जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, ये तो था पहला नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि ये जो एडेनिन थाइमीन, ये जो बेस पेयर्स जो हैं, इन बेस पेयर्स का जो कंपोजिशन जो होगा, इन बेस पेयर्स की क्या एक सीक्वेंस होगा, वो जाति विशिष्ट होता है। तो इसमें जो एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये जो बेसेज हैं, ये जब पेयर बना रहे हैं, यानी कि ए टी के साथ, जी सी के साथ, इस तरह इनका ये जो सीक्वेंस होगा, जो अनुक्रम होगा, वो जाति विशिष्ट होगा। तो ये जो डीएनए का, आप कह सकते हो इसे संगठन, डीएनए का संगठन जो है वो जाति विशिष्ट होता है। यानी कि हर एक जाति में, हर एक अलग अलग जो जातियां हैं, उनका जो डीएनए का जो सीक्वेंस है, जो संगठन है, वो निश्चित होता है और विशिष्ट होता है। विशिष्ट का मतलब जैसे कोई चूहा है, उस चूहे का जो डीएनए है वो पूरी उसकी जाति जो है उसमें तो समान होगा, लेकिन उसका और अगर मनुष्य का डीएनए का संगठन मिलाया जाए तो उसमें अंतर होगा। मनुष्य का अपने आप में विशिष्ट होगा, चूहे का अपने आप में विशिष्ट होगा, कोई प्रोटोजोअन्स है तो उसका अपने आप में विशिष्ट होगा। सबका अपने आप में विशिष्ट होता है, दूसरे से वो डीएनए संगठन नहीं मिलता है। तो इस तरह चारगाफ का ये नियम है, जिसके 2 नियम जो उन्होंने प्रस्तुत किए वो थे। पहला कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एडेनिन की संख्या थाइमीन के बराबर होती है और ग्वानिन की संख्या साइटोसिन के बराबर होती है। अब आप इसे खुद समझिए, ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि जब A जो है वो T के साथ बंध बना रहा है हमेशा, या T A के साथ बंध बना रहा है, तो संख्या तो बराबर होगी आप समझो कि कोई सामूहिक विवाह हो रहा है
और उसमें मान लो 10 जोड़े बैठे हैं, यानी कि 10 पुरुष और 10 महिलाएं विवाह करने बैठी है, तो ये ऐसे कह रहे हैं कि अगर 10 पुरुष है तो 10 महिलाएं ही होंगी। सीधा सा नियम है, वो तो होगी ही होगी। अगर 10 जोड़े बैठे हैं शादी करने तो श्योर है 10 पुरुष है तो 10 महिलाएं होंगी होंगी होगी कि नहीं, आप सोचो। बिल्कुल होगी। तो यही है नियम, जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमीन होंगे, जितने ग्वानिन है उतना ही साइटोसिन होगा। ये नियम है चारगाफ का। अब इसे हम दूसरे तरीके से भी समझते हैं, क्योंकि ये जो है अलग अलग बुक में से लिखा आपको अलग अलग मिलेगा। सीधी बात तो सिर्फ ये है कि जितने ए होंगे उतने टी होंगे, जितने जी होंगे उतने ही सी होंगे। अब देखो थोड़ी सी गणित यहाँ लगाते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि ए और टी की संख्या बराबर है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, वही पक्षांतरण करके a बटा टी बराबर 1? बिल्कुल लिख सकते हैं। या आप ऐसे समझ लो कि जितने a है उतने ही t है, तो जब समान संख्याओं का भाग देंगे हम तो एक ही तो आएगा। अगर आप 10 में 10 का भाग देते हो तो हमेशा एक समान संख्या का भाग दोगे तो एक ही आएगा। इसी चीज़ को हम इस पे लागू कर दें, g बराबर अगर c है तो श्योर है कि अगर आप g बटा c करेंगे तो वो भी क्या आएगा, एक ही आएगा। कुछ बुक्स में आपको इस तरह से लिखा भी मिलेगा। ठीक है, अब इसका तीसरा रूप भी देखो कैसे लिखा मिल सकता है आपको बुक्स में, कि यहाँ अगर आप इसे गौर से देखो, ये क्या है, एडेनिन है, ये ग्वानिन, और ए और जी क्या थे, प्यूरिन्स थे। ये दोनों क्या हैं, प्यूरिन्स है। और टी और सी को देखो हमने याद किया था कट पिरामिडिन, CUT, तो सी और टी दोनों हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, पिरामिडिन्स है। ठीक है, तो यहाँ ये भी बात साबित हो रही है कि जितने प्यूरिन है उतने ही पिरामिडिन्स होंगे। आप ऐसे समझो, मान लो कोई डीएनए का टुकड़ा है जिसमें 10 एडेनिन है और 5 ग्वानोसिन है, तो अभी पहले नियम के हिसाब से 10 अगर एडेनिन है तो थाइमीन भी कितने होंगे, 10 ही होंगे। 5 अगर ग्वानिन है तो साइटोसिन भी कितने होंगे, 5 ही होंगे। इनके टोटल करो कितने आ रहे हैं, 15। इधर भी कितना आ रहा है, 15। यानी कि आप इसे इसी नियम को अब ऐसे भी ले सकते हो, a प्लस जी जो है वो t प्लस सी के बराबर होता है। बात समझ में आई कि नहीं? बहुत आसान है। a और g का जोड़ जो है वो t और c के जोड़ के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। और a और g प्यूरिन्स हैं, तो इसका एक और नया तरीका बाहर आ गया कि जितने प्यूरिन्स होंगे श्योर है उतने ही पिरामिडिन्स होंगे। अब हमने हर बुक के जो तरीके हैं वो सभी तरीकों से इस बात को समझ लिया। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, पहला नियम ही इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ न्यूमेरिकल्स आते हैं। अभी मैं आपको 2 न्यूमेरिकल हल करके भी दिखाऊंगा कि इसमें अगर प्रश्न आते हैं तो हमें कैसे हल करना है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर ही ये लागू होता है, ध्यान रखना। अगर कहीं प्रश्न में आपको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए दे दिया तो फिर वो प्रश्न जो है वहाँ ये इस नियम से हम बात करेंगे ही नहीं। ठीक है, अभी उस पर भी एक न्यूमेरिकल आपको हल करके मैं बताऊंगा कि कैसे आप इस पर लागू कर सकते हो। इससे आप ये भी पता कर सकते हो कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है या सिंगल स्टैंडर्ड है। इस नियम से एक ये भी फायदा है। चलो, तो नियम ये है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है उसमें जितने एडेनिन होते हैं उतने ही थाइमीन होते हैं, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के बराबर होते हैं, चाहे संख्या में ले लो चाहे उनकी मोलर कंसंट्रेशन में ले लो। ठीक है, अब जब a और t बराबर है तो हम a बटा t बराबर 1 कर सकते हैं। जब g और c बराबर है तो g बटा c भी हम 1 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने ये भी समझा कि a और g का अगर हम जोड़ें तो वो t और c के जोड़ के बराबर होगा, और a और g प्यूरिन्स है तो प्यूरिन्स जो है वो पिरामिडिन्स की संख्या के बराबर होता है किसी डीएनए में। जैसे आप यहाँ समझो, यहाँ जैसे मान लो मैंने a और t, यहाँ देखो a कितने हैं जो हरे रंग से बना रखे हैं, 1 2 3 और 4, तो t काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो जितने हैं उतने ही t होंगे ही होंगे, श्योर है। इसी तरह g देखो 1 2 3 बनाए हैं तो c कितने हैं, 1 2 और 3। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ये बिल्कुल सीधा सा नियम है कि जितने एडेनिन होंगे उतने थाइमीन, जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे ही होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये बात हो गई चारगाफ के नियम की। अब मैं यहाँ इसे मिटाता हूँ और मिटाने के बाद एक प्रश्न यहाँ लिख देता हूँ जिसे हम फिर हल करेंगे, और कैसे हम उसका
उत्तर लायक, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो बड़ी एग्जाम्स में भी आते रहे हैं और अब नीट एग्जाम में भी आने लग गए। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न मैंने आपके लिए लिख दिया। प्रश्न है कि तंबाकू की पत्तियों से डीएनए पृथक किया गया और इसमें साइटोसिन 20% है, इसमें प्यूरिन्स की प्रतिशतता की गणना कीजिए। यहाँ आपको क्या दे दिया गया, साइटोसिन जो है वो 20% है। जब प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो आप 100 से सब कुछ काउंट करोगे क्योंकि प्रतिशत 100 आ गया यहाँ। और पूछा क्या गया, प्यूरिन्स की परसेंटेज आपको निकालनी है। आपसे क्या पूछा गया, प्यूरिन्स कितने हैं वो आपको निकालने हैं। प्यूरिन्स होते कौन कौन से हैं, प्यूरिन्स होते हैं एडेनिन और गुआनिन। तो आप प्रश्न, पहली बात प्रश्न को जो है अच्छी तरीके से समझे। हमें क्या दिया गया, साइटोसिन हमें दे दिया गया 20% और पूछा गया है कि प्यूरिन्स की परसेंट निकालिए। और प्यूरिन्स तो यहाँ 2 होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, तो हमें इन दोनों की संख्या निकालनी है, इनका परसेंटेज हमें निकालना है कि ये अगर ये 20% है तो ए और जी ये दोनों मिला के कितने परसेंटेज हो गए, ये पूछा गया। ठीक है, तो इसे हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो है शॉर्ट, बहुत ही आसान वाला तरीका, वो मैं आपको बता देता हूँ। नियम दिमाग में रखो। नियम ये हमें कहता है कि जितने जी होते हैं उतने ही सी होते हैं, जितने ए होते हैं उतने ही टी होते हैं। ये नियम हमें चारगाफ का नियम ये बात कहता है। अब यहाँ से लाइए बात, सी अगर 20% है तो बताइए जी कितना होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। सी अगर 20% है किसी डीएनए में तो श्योर है जी भी कितना होगा, 20% ही होगा। ठीक है, अब ये दोनों मिला के कितने हो गए, 40% हो गए। तो अब डीएनए में शेष जो चीजें हैं, शेष ये दोनों ही बचे। जब ये 40% तो शेष कितना होगा, 60। 100 में से तो करेंगे सारा काम, प्रतिशत में है तो जब जी और सी हमें 40% मिल गए तो श्योर है ए और टी 60% होंगे। और हम ये भी जानते हैं कि ए और टी बराबर होते हैं, बराबर यानी कि 60% को इन दोनों में बराबर बराबर बांटना है। बराबर बांटोगे तो आप बताओ ए को कितना दोगे, बराबर बांटना है। जब 60% हमारे पास है, ए को उतना ही देना है जितना टी को देना है, तो कितना कितना बांटेंगे, 30-30 बांटेंगे। तो ए को कितना हो गया 30% और टी को कितना हो गया 30, बराबर बट गया कि नहीं। ठीक है, तो ये इसके सीधे सीधे आ गए आपसे। अगर अब एडेनिन की परसेंट हमारे पास आ गई, थाइमीन की आ गई। अब पूछा ये है कि ए और जी का कितना परसेंटेज है, दोनों का, प्यूरिन्स का। तो प्यूरिन्स का आपको निकालना है। प्यूरिन्स बराबर ए और जी होते हैं, ये जी 20% है और ये ए जो है ये भी प्यूरिन्स है, ये है 30%। तो टोटल कितना हो गया 50%। पहला तरीका तो ये जो बहुत सिंपल है, केवल दिमाग में मैकेनिज्म चलानी है। ये 30 है, ये 20 दिया हुआ है तो जी भी 20 हो गया, 40 हो गया, बचा कितना 60। 60 को बराबर बराबर ए और टी में बांट देंगे तो 30-30 हो गया, बस आ गए इसके आसपास। आपको प्यूरिन्स पूछ लिए, ये ज़्यादा पूछ लिया तो आप इनको प्यूरिन्स को जोड़ दो। ठीक है, दूसरा तरीका हम ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो जब प्रतिशतता की बात हो रही है, इसका मतलब A + T + G + C ये चारों के चारों 100% मान के चलेंगे हम, क्योंकि प्रतिशत है। कोई किसी चीज़ में ये 4 चीज़ें हैं, एक 20% है तो श्योर है कि हम 100 की बात करेंगे। और इस नियम से हमने ये चीज़ भी निकाल ली थी कि जितने जी होंगे उतने ही सी होंगे, ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो ए और टी हमें अभी तक पता नहीं है, जी और सी हमें पता चल चुका है, ये 20-20 है, यहाँ 100% है। और ये नियम ये भी कहता है कि ए और टी बराबर होते हैं, तो हम किसी को एक रूप में ही लिख लेंगे। ये हो गया 40 और इधर हो गया 100। इस 40 को इधर लाएंगे और ए और जुड़ जाएंगे तो ये हो गया 2a। 100 - 40, यहाँ कितना हो गया 60 और a निकालना है तो 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो a बराबर कितना आ गया 30%। जब a 30% है तो हम ये भी जानते हैं कि a + t बराबर जो होता है वो यहाँ जब a
और टी क्या होता है, बराबर होता है। तो श्योर है ए हमारे पास 30% में आ गया तो टी भी क्या होगा, 30% ही होगा, इस तरीके से। तो ये पूरा तरीका है लिख के करने के हिसाब से, ये आपके केवल दिमाग से ही ये प्रश्न हल हो सकता है। तो समझ में आ गया होगा, जब भी आपको कोई सा एक दिया हुआ हो तो बाकी 3 आराम से हम निकाल सकते हैं। मान लो यही प्रश्न ऐसा होता कि यहाँ साइटोसिन की जगह कह दिया कि किसी पादप से आपने डीएनए अलग किया और उस डीएनए में 40% एडेनिन है, 40% एडेनिन है, तो बताइए उसमें ग्वानिन का क्या परसेंटेज है। केवल इतना, प्यूरिन्स वगैरह नहीं पूछा, केवल ग्वानिन आपसे पूछ लिया। ठीक है, तो ऐसे वो का वही दिमाग में लाना है। ए कितना है, 40% है, तो टी कितना होगा, ए और टी बराबर बराबर होते हैं तो टी भी 40% ही होगा। दोनों कितने हो गए, 80%, बच गए कितने, 20%। यानी कि सी और जो जी बराबर बराबर होते हैं वो 20% होंगे। अब इनको बराबर बराबर बांट दो, तो सी को भी 10 दे दो, जी को भी 10 दे दो, हो गए बराबर बराबर। तो जी का आपसे पूछा तो जी कितना हो जाएगा, 10% होगा। ठीक है, यहाँ एक और बात आपके दिमाग में मैं डाल दूँ, हमेशा ये जो जी और सी और ए और टी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के मामले में इनका योग हमेशा 50 रहेगा, 50 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। ध्यान रखना, इनका योग जो है हमेशा 50 होगा। चाहे यहाँ देख लो 50 आ रहा है, हमेशा हर जगह 50 ही आएगा, 50% ही आएगा दोनों का, ये ध्यान रखना है हमेशा, इससे ऊपर नहीं आ सकता। कई बार पूछा गया कि इससे मान लो जी और सी का परसेंटेज 55% आ रहा है, तो क्या यह पॉसिबल है, क्या यह संभव है? तो बिल्कुल यह संभव नहीं है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के मामले में। कौन से डीएनए के मामले में? क्योंकि ये नियम केवल डबल स्टैंडर्ड पर ही लागू होता है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर 55% तो नहीं होगा, 50 ही होगा। हाँ, 55 अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा, वो कैसा होगा, वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ही होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं दूसरा न्यूमेरिकल यहाँ लिख रहा हूँ जो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और थोड़ा सोचने वाला है। ठीक है बच्चों, देखो अब अगला प्रश्न जो है वो कुछ ऐसे है कि एक वायरस से संक्रमित रोगी से, एक रोगी है जिसको वायरस से कोई रोग हो गया, उससे कोशिकाएं प्राप्त की, इनसे पृथक किए गए डीएनए के 2 रूप पाए गए। जब इन कोशिकाओं अलग अलग जो कोशिकाएं प्राप्त की उसमें 2 अलग अलग तरह के डीएनए के रूप प्राप्त किए गए। ठीक है, जो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए का है, एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का है। ठीक है, इनमें क्षारों का परसेंटेज यहाँ आपको दिया हुआ है, एटीजीसी का परसेंटेज दिया है। आपको ये बताना है कि इनमें ये जो फॉर्म ए और फॉर्म बी है उसमें कौन सा रूप वायरस का है और कौन सा रूप मानव का है, ये बताना है। ये भी आप चारगाफ के नियम से अप्लाई कर सकते हो। चारगाफ का नियम ये कहता है कि ए और टी बराबर होगा, जी और सी बराबर होगा, लेकिन कब? जब बात डबल स्टैंडर्ड डीएनए की जाए। ये पहला नियम था। यहाँ ये कह रहा है कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो श्योर है कि चारगाफ का नियम अगर फॉलो कर रहा है कोई तो वो तो क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। और डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये पूछा है कौन सा वायरस का है, कौन सा मानव का है, तो श्योर है कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए का अगर कोई पालन कर रहा है, इस नियम का पालन कर रहा होगा तो वो मानव का होगा। और अगर इस नियम का कोई पालन नहीं कर रहा है तो वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, और वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ज़्यादातर वायरस का है, तो यहाँ वैसे भी वायरस का होगा। अब हमें बस इन डाटाओं का यूज करके हमें ये बात क्लियर करनी है कि चारगाफ का नियम फॉलो कर कौन सा रहा है, यानी कि ए और टी बराबर हो, जी और सी बराबर हो, केवल इतना सा दिमाग लगाना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब चलो डाटा की ओर। फॉर्म ए पर गौर कीजिए, ए और टी पर ही देख लेते हैं। सबसे पहले ए है हमारे पास 22.1% और टी देखते हैं, टी भी कितना है, 22.1%। इसका मतलब यहाँ तक तो नियम इसने फॉलो किया। आगे बढ़ते हैं, सी जो है वो 27.9% है, जी भी 27.9% है, दोनों बराबर है। इसका मतलब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही होगा, क्योंकि ये चारगाफ के नियम को बिल्कुल फॉलो कर रहा है।
और जब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही है तो श्योर है फॉर्म ए किसकी होगी, मानव की होगी। बच गया वायरस का, तो आप सीधे ही बता सकते हो दूसरा वायरस का है, लेकिन फिर भी और देखते हैं कैसे ये नियम को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। ए इसमें आपको दिए गए हैं 31.3% और टी इसमें दिया हुआ है 18.7%, तो ये तो वैसे ही नियम फॉलो कर नहीं रहा। जितना ए होना चाहिए उतना ही टी होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर ही ये नियम लागू होता है। इसका मतलब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं है, इसका मतलब ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए क्वेश्चन में दिया हुआ है वो वायरस का है, तो फॉर्म भी किसकी हो गई, वायरस की हो गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप जो है, मैंने इस पे जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं 2 तरीके के, वो दोनों तरीके के आपको एक्सप्लेन कर दिए। किसी बुक में कहीं से भी अगर आपको इससे संबंधित और प्रश्न आपको मिलते हैं तो पेन चलाइए, उन्हें हल कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख सकते हो, मैं उसका जवाब आपको निश्चित तौर पर दूंगा। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।